अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। थैंक यू। अली भाई, आज हमने जो है वो सेकंड कंसेक्यूटिव बेरिश सेशन जो है वो विटनेस करा मार्केट में, जहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स की डाउनसाइड के साथ जो है वो क्लोज करा। ये चीज़ हम हाईलाइट करते भी नहीं अपने प्रीवियस सेशंस में, आपने भी काफ़ी दफ़ा हाईलाइट करा कि मार्केट में जो है वो फिलहाल यहाँ से व्यू यही है, कंसोलिडेशन, ये छोटी मोटी करेक्शन जो है वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और एग्जैक्टली वो चीज़ हमने आज होती हुई भी देखी। तो आज की मार्केट की परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देखें? जी बिल्कुल, देखें। हाँ, मार्केट में हमने आज की जो करेक्शन देखी है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी। बजट से पहले इस तरीके का सेशंस आते हैं जिसमें मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड हो जाती है, कंसोलिडेशन फेस में आ जाती है। हाउएवर हमने इस बार स्पेसिफिकली ये देखा है कि मार्केट ने पिछले काफ़ी हफ्तों में अच्छी रैली भी कर रही है। मार्केट तकरीबन इस वक्त अपने ऑल टाइम हाईज के करीब भी ट्रेड कर रही है। तो आई थिंक इस तरीके की थोड़ी कंसोलिडेशन आ जाना या इस तरह का थोड़ी करेक्शन आ जाना, ये मार्केट के लिए हेल्दी साइन होता है। फिर फ्यूचर्स का रोल ओवर वीक चल रहा है, वो वीक भी जो है थोड़ा सा शॉर्ट है। पोजीशंस रोल ओवर होनी है तो उसकी भी थोड़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है। तो आई थिंक ये कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है बल्कि हेल्दी साइन है। आई थिंक इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि बजट किस तरीके से होगा, किन सेक्टर्स और किन स्टॉक्स पे टैक्सेस लगने हैं, किस में जो है वो क्या उन्हीं सेक्टर्स पे लगने हैं जिन पर पहले लगते आए हैं, या टैक्स का बेस जो है वो ब्रॉडन होगा। तो पिछले साल जो बैंक्स पर टैक्स बढ़ाया गया था, पे सुपर टैक्स लगा था, क्या वो कंटिन्यू होगा? तो आई थिंक इस तरीके के मेजर्स जब बजट स्पीच सुनेंगे उस पर थोड़ी क्लैरिटी आएगी। उसके बाद ही मार्केट में लग रहा है कि कोई और मार्केट किसी डायरेक्शन के तरफ मूव करेगी। अच्छा, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर सेक्टर में जो है वो हमने आज सुबह एक न्यूज़ थी कि ईसीसी ने जो है वो एसएनजीपी बेस्ड प्लांट्स के लिए जो है गैस रेट्स अगले 6 महीने के लिए जो है वो फिलहाल फिक्स कर दिए एट द सेम रेट। तो उस पर हमने देखा था कि दैट वाज बाय द वे अज्यूम टू बी पॉजिटिव फॉर एग्रीटेक एंड फार्मा। इसमें थोड़ा सा हमने पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी देखा। तो इस न्यूज़ को कैसे देख रहे हैं और क्या इम्पैक्ट फ्यूचर में आ सकता है? जी, तो देखिए, ये वाला एक इशू जो फातिमा फर्टिलाइजर और एग्रीटेक का चल रहा था, ये काफी टाइम से जो है वो इनको कंसिस्टेंट गैस नहीं मिल पा रही थी। अब ये भी बात सही नहीं है कि आप जो है वो फर्टिलाइजर जो है वो इंपोर्ट करें और आपके लोकल फर्टिलाइजर बनाने के कारखाने बंद पड़े हैं। जब आपके पास कैपेसिटी है बन की, जब कारखाने लग गए हैं ये, तो उनको गैस फराहम होनी चाहिए। वो किस प्राइस पर होनी चाहिए वो एक अलग डिबेट है। आपको फर्टिलाइजर प्राइसेस नीचे रखनी होती है तो आप फिर सस्ती गैस भी फर्टिलाइजर सेक्टर को पहले देते थे। फिर जो है वो फर्टिलाइजर, अब आपको गैस फर्टिलाइजर सस्ती भी नहीं देनी और आपको फर्टिलाइजर भी सस्ती रखनी है। तो आई थिंक ये तो सारी चीजें नहीं हो सकती। मार्केट में फ्री मार्केट होनी चाहिए। फर्टिलाइजर की प्राइस जो है वो मार्केट खुद तयन करेगी उसका। और गैस जो है वो जिस तरीके से बाकी सेक्टर्स को प्रोवाइड की जाती है मार्केट रेट पर, इतने ये जो है वो मार्केट रेट पर बाकी सारे फर्टिलाइजर्स को दी जाए, खासतौर पर जिनके साथ आपकी एग्रीमेंट साइन नहीं है। तो आई थिंक ये जो फर्टिलाइजर सेक्टर्स को गैस एलोकेट हुई है एट लोअर रेट्स, आई थिंक ये एक अच्छा फैसला है। यही पैसे अगर आप इनको यहाँ नहीं खर्च करते या इनको गैस नहीं देते तो वही आपको फर्टिलाइजर इंपोर्ट करनी पड़ती। आपके फॉरेक्स रिजर्व्स उस पोजीशन पे है नहीं कि आप जो है वो इस तरीके से इंपोर्ट्स कर सकें। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है और इससे फातिमा फर्टिलाइजर और एग्रीटेक जो है वो अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन कर सकेंगे फॉर टिल September 30th। और इसकी झलक जो है वो हम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। परफेक्ट। इसके साथ साथ हमने जो है वो आज जो है वो बाय द वे टी बिल्स का ऑप्शन भी है, तो उसके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कैन वी एक्सपेक्ट एनी फर्दर कट इन यील्ड्स? यही बता देगा। अच्छा, बीच में हमने आई गेस एक आध दिन पहले जो है वो एक हाउस की रिपोर्ट भी आती हुई देखी थी जिसमें दे वर एक्सपेक्टिंग कि मई का सीपीआई का फिगर जो है वो दे आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 13% आएगा। तो उसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है? और इवेंचुअली फिर वो जो हमारी एमपीएस है जून में, उसके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है? कैन वी एक्सपेक्ट अ रेट कट दिस टाइम? देखिए, ट्रेजरी बिल्स ऑलरेडी डिस्काउंट रेट से 200 बिप्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन। और
आज की भी ऑप्शन में यही लग रहा है कि सिंस ऑलरेडी काफी पिछले दिनों में ऑलरेडी कट ऑफ्स नीचे आ चुके हैं, तो इस बार भी लग रहा है कि एटलीस्ट या तो यील्ड्स वहीं पे रहेंगी या एक माइनर मजीद डिक्लाइन देखा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मॉनेटरी पॉलिसी करीब आती जा रही है वैसे वैसे एक्सपेक्टेशंस भी आती जा रही है। आपने सही कहा, इन्फ्लेशन के नंबर कुछ 13 से 14% के करीब एक्सपेक्टेड है। आज ब्लूमबर्ग पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी एक स्टेटमेंट है जिसमें 13 से 14.5% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जून 10 को मॉनेटरी पॉलिसी है, जून 7 जुम्मा है जिसमें बजट होगा, जून 10 फौरन ही नेक्स्ट वर्किंग डे मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें यस कट की काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। बट आई थिंक इसमें को इस फैक्टर को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि बजट में जो फैसले लिए जाएंगे टैक्स पर, टैक्स के हवाले से या सब्सिडीज कम करने के हवाले से, फिर हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइसेस बढ़ानी है, चलें वो तो हमें पता है कि कितनी बढ़नी है, उस पर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जो सब्सिडीज खत्म होंगी बजट में या जो टैक्स जो है वो लगेंगे, उसका इन्फ्लेशनरी डायरेक्ट इम्पैक्ट और सेकेंड राउंड इम्पैक्ट क्या होता है उसको शायद हो सकता है कि स्टेट बैंक एवेलुएट करे और उसके बाद ही रेट कट का कोई फैसला करे। बट एक्चुअली हमें ये देखना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट अगर जून में नहीं तो अगस्त में, अगस्त नहीं तो उसके बाद, लेकिन जितना लेट होगा उतना ही बड़ा कट आएगा और उतना ही स्टेट बैंक ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा रेट काटते हुए जब वो ये देखेगा कि अब इन्फ्लेशन कंसिस्टेंट बेसिस पे नीचे जा रही है। तो आई थिंक अगर इस बार रेट कट नहीं भी आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि अगले 6-8 महीने में इंटरेस्ट रेट्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, और वो इस वक्त डाउनवर्ड्स ही लग रही है। परफेक्ट परफेक्ट, काफी डिटेल में कवर करा आपने। अच्छा, मेरा अगला सवाल प्रॉब्ली ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से, जैसे कि आपने शुरू में कहा भी कि मार्केट ने जो है वो ऑफ रेट काफी बेहतर परफॉर्म करा था, एक अच्छी डिसेंट अपसाइड हमने मार्केट में जो है वो देखी थी। मार्केट ऑलमोस्ट सीधी ही बढ़ी थी अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है ऑयल एंड गैस सेक्टर जिसने जो है वो उस तरीके से जो जो एक्सपेक्टेशन थी उसने उसके हिसाब से जो है परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। और आज और कल जब मार्केट में जो है वो मंदी वगैरह हमने देखी, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स मार्केट ने लूज करे अपने टॉप से, तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं इसकी जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन रही है वो सबसे ज़्यादा रही है। तो करेक्शन में जो है फिलहाल अभी आगे आगे ही है ये। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से क्या व्यू है, क्योंकि लास्ट वीक फ्राइडे को रेको डेक के हवाले से न्यूज़ भी लगी थी, पर कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी उसके बाद इसमें हुई नहीं। तो इसके हवाले से क्या व्यू है और करंट अफेयर्स का आपको कैसा लगा? देखिए, हम अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखें तो टेक्निकली ईएनपी सेक्टर में 4 कंपनीज हैं। दो को आप एक सेगमेंट में डाल दें विच इज ओजीडीसी एंड पीपीएल, और दो को आप अलग सेगमेंट में डाल दें विच इज पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स एंड मारी। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स एंड मारी बोथ आर डिविडेंड पेइंग स्टॉक, तो उनकी प्राइस परफॉर्मेंस भी रिलेटिवली बेहतर रही है। और हम देखा पीओएल 420 था कुछ 2 महीने पहले, और अब वो तकरीबन 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसी तरह हमने मारी में भी मूवमेंट देखी, 2300-2400 रुपए से 2800 रुपए तक की मूवमेंट आई है। मार्केट के साथ परफॉर्म नहीं किया है बट यस रिलेटिवली कुछ परफॉर्मेंस आई है। ओजीपीपीएल अगर हम देखें पिछले 6-8 महीनों में वैसे तो अपने लो से डबल हो चुके हैं, ये 60 रुपए का मेरा ख्याल है पीपीएल का लो था पिछले साल का, और ओजीडीसी का भी यही कोई 70-75-80 के दरमियान रुपए के दरमियान था, और वो आज 140 रुपए। इसमें ट्रिगर बेसिकली दो थे। एक ट्रिगर इसके अंदर रिगार्डिंग डिविडेंड प्लग इन बैक मैकेनिज्म वाला था, जो कि जनवरी फरवरी में ये स्टोरी काफी हॉट थी और उस पर हम प्राइस परफॉर्मेंस और वॉल्यूम्स भी बहुत देख रहे थे। उस वक्त आप देखें तो शायद रिलेटिवली ओवरऑल मार्केट इतनी परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन ओजीडीसी पीपीएल जो है वो मार्केट के वॉल्यूम्स को और पॉइंट्स को लीड करते थे। बट जैसे हमने देखा कि केटीकल गवर्नमेंट चली गई और उस पर कोई खातर का डेवलपमेंट नहीं हो सकी, तो फिर इस स्टॉक में ये जरा अपनी कंसोलिडेशन फेज में आ गए। फिर हम इसमें अलग दूसरा इसमें ट्रिगर रेकोडिक वाला है, और जैसे जैसे हम रेकोडिक पर कोई मूवमेंट देखते हैं तो वैसे ही प्राइस में परफॉर्मेंस भी आती है। आई थिंक ये सेक्टर जो है वो एक अच्छा इन दो ट्रिगर्स के अलावा भी अगर आप देखें तो इनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, इनके कैश फ्लोज अब फंस नहीं रहे हैं। अब इनके क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है वो कैश फ्लोज बेहतर हो रहे हैं। आई थिंक यही प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा, और शायद इस इन दो कंपनीज को किसी एक ट्रिगर की जरूरत है, चाहे वो ट्रिगर बेहतर पे आउट बन जाए एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, चाहे वो रेकोडिक बन जाए, या हमने पिछले हफ्ते मीडिया पे एक खबर देखी थी जिसमें डिविडेंड प्लग इन बैक मैकेनिज्म जो है वो दोबारा आईएमएफ से डिस्कस हो रहा है। तो आई थिंक एक बात तो तय है कि आईएमएफ यहाँ से सर्कुलर रेट बढ़ने नहीं देगा।
वो पिछले प्रोग्राम का भी मेन मोटिव उसका यही था और इस प्रोग्राम का भी सेंटर पॉइंट एजेंडा ये है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि OGPPL की इस वक्त जो कैश फ्लो की पोजीशन है वो अब मजीद खराब नहीं होगी, वो अब बेहतर होगी हर क्वार्टर। जिस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइसेस आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा सर्कुलर डेट पर और OGDC और PPL की बुक्स पर। तो आई थिंक इसको हमें इस नज़रिए से देखना चाहिए कि ये स्टॉक्स अभी भी 2 और 2.25 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं और इसमें ट्रिगर अभी भी रेकोडिक का, डिविडेंड प्लग इन बैक मैकेनिज्म का, इम्प्रूव्ड कैश फ्लोज का, इम्प्रूव्ड अर्निंग्स का ये अभी भी है। तो आई थिंक इसको जो है वो, और ये थोड़े लार्ज कैप स्टॉक्स भी हैं, तो थोड़ा सा इसमें जो है वो मूवमेंट में थोड़ा थोड़ा जो है वो इसकी प्राइस परफॉर्मेंस रिलेटिवली जो है वो स्लो होती है। बट हम देखेंगे कि इन सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर जैसे जैसे ये कोई ट्रिगर मटेरियलाइज होता है तो इसमें भी आगे जाके प्राइस परफॉर्मेंस आएगी। आई थिंक ये अच्छे लेवल्स हैं इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। Perfect. Perfect. Now to wrap up the session, sir, last question is going to be about market itself. क्या strategy होनी चाहिए from here onwards? क्योंकि रोल ओवर वीक के 2 दिन बचे हुए हैं, तो किस तरह की एक्टिविटी आप एंटिसिपेट कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स या स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए डिप्स के ऊपर? जी मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को कोई चीज़ क्विक रिटर्न के लिए इस वक्त ट्रेड नहीं करनी चाहिए, खासतौर पे जब आपके सामने बजट है और फिर बजट में हमें उसके ब्रॉडर पॉइंट्स तो शायद मीडिया में पता है और हमने देखे हुए हैं कि क्या डिस्कशन हो रही है, लेकिन सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज क्या डेवलपमेंट्स हैं वो अब हमें बजट आने के बाद ही पता चलेगा। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को ज़रा कॉशियसली पहले बजट का वेट करना चाहिए, कोई चीज़ क्विक ट्रेडिंग के लिए जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, लेवरेज पोजीशंस मैनेज कर रखनी चाहिए। और डिप्स पे जिस तरह मैंने बताया OGDC PPL, आई थिंक POL की अभी भी डिविडेंड यील्ड 20% के करीब है। आई थिंक इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर अभी भी काफ़ी बेहतर है, डिविडेंड पे आउट्स इस साल बेहतर ही रहेंगे इनके। फर्टिलाइजर सेक्टर्स के भी डिविडेंड्स बहुत अच्छे हैं और जिस तरह फातमा और एग्रीटेक का हमने जिक्र किया कि ये एक पॉजिटिव आई है और जिनमें खासतौर पर AGL में अच्छी करेक्शन भी आ गई है। फातमा तो खैर इतना ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ बट AGL में अच्छी करेक्शन भी आ गई है। आई थिंक फातमा और AGL को एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं। और इसके अलावा जो रेट कट की थीम पर जो सीमेंट्स हैं, DG, मेपल, फॉजी सीमेंट, पाइनियर, आई थिंक इनको जो है वो अपने फोकस में रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को और डिप्स पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। जैसे ही रेट कट या तो जून में होगा या उसके बाद जैसे ही मोमेंटम डेवलप होगा तो आई थिंक ये स्टॉक्स जो है वो लीड कर सकते हैं। Perfect. Thank you so much, Ali bhai, for participating in the session. Thank you so much for taking out time. थैंक यू सो मच। Allah थैंक यू। Hafiz. थैंक यू।